हेलो स्टूडेंट, हमने जो म्यूटेशन पढ़ा अभी तक उसको जरा हम एक बार एनसीईआरटी से भी डिस्कस कर लेते हैं। म्यूटेशन के टॉपिक को एनसीईआरटी में दो अलग अलग चैप्टर में थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड कर रखा है। तो पहले हमें म्यूटेशन के टाइप्स और जो कुछ बातें म्यूटेशन की बताई हैं वो ध्यान होनी चाहिए। उसके बाद हम एनसीईआरटी रीड करें, बहुत समराइज्ड वे में थोड़ी बहुत बातें लिखी हैं तो वो हम रीड करके समझ सकते हैं। थोड़ा बहुत म्यूटेशन, स्पेशली जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन वाला पार्ट है वो तो दे रखा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में, और जीन म्यूटेशन वाला पार्ट दे रखा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। दोनों चैप्टर में थोड़ा थोड़ा हिस्सा है, हम दोनों की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए ये जो है ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एनसीईआरटी का पेज नंबर ये है 87। पेज नंबर 87 पर जेनेटिक डिसऑर्डर के ऊपर ये 2-3 छोटे छोटे पैराग्राफ लिखे हुए म्यूटेशन के। हम इसको जरा पढ़ के देखें क्या दिया हुआ है। म्यूटेशन के बारे में छोटी छोटी बातें लिखी हैं। Now mutation is the phenomenon which results in the alteration of DNA sequence and consequently results in change in genotype and phenotype of an organism. एक जनरल बात की है म्यूटेशन को लेकर के कि म्यूटेशन एक फिनोमिनन है which results in alteration of DNA sequence, जो DNA की सीक्वेंस में चेंज करता है, ठीक है, and consequently results in change in genotype and phenotype of an organism, कि DNA सीक्वेंस में चेंज होगा जिससे ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप फिनोटाइप चेंज हो जाएगा। म्यूटेशन इसी को कहेंगे। इन एडिशन to recombination, mutation is another phenomenon that leads to variation in DNA. ठीक है, रिकॉम्बिनेशन के अलावा, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की बात हो रही है तो वहाँ क्रॉसिंग ओवर बताया गया लिंकेज के साथ, और वेरिएशन का एक पार्ट बताया। ये कह रहे हैं कि रिकॉम्बिनेशन के अलावा म्यूटेशन भी एक और सोर्स है जो ऑर्गेनिज्म में डीएनए में वेरिएशन प्रोड्यूस करता है। म्यूटेशन इज अनदर फिनोमिनन दैट लीड्स टू द वेरिएशन इन डीएनए। म्यूटेशन से भी वेरिएशन होगा, बल्कि मैंने ये चीज़ आपको बताई भी है कि वेरिएशन म्यूटेशन से भी आएगा और क्रॉसिंग ओवर यानी रिकॉम्बिनेशन से भी आएगा, बट ज़्यादा मेजर वेरिएशन म्यूटेशन से आता है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन तो म्यूटेशन को कहते हैं, उसके बाद आता है क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, अगले पैराग्राफ में क्या लिखा? एज यू विल लर्न इन चैप्टर 6, वन डीएनए हेलिक्स रन्स कंटिन्यूअसली फ्रॉम वन एंड टू अदर इन ईच क्रोमेटिड इन ए हाईली सुपर कोइल्ड फॉर्म। अब ये चीज चैप्टर 6 की आगे की मॉलिक्यूलर बेसिस की बात कर रहा है कि आप आगे पढ़ेंगे तो ये कहना क्या चाह रहा है कि एक डीएनए हेलिक्स है पूरा डबल स्ट्रैंडेड, जो कंटिन्यूअसली पूरे क्रोमोसोम में एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक एक ही डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड जो रन करता है। ठीक है, वन डीएनए हेलिक्स रन कंटिन्यूअसली फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड इन ईच क्रोमेटिड। एक क्रोमेटिड में एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक पूरा एक ही डीएनए रन करता है। ठीक है, इन हाईली सुपर कोइल्ड फॉर्म, और उसकी अच्छी खासी कोइलिंग हो जाए। ये पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ये सब चीज़ें मॉलिक्यूलर बेसिस में पढ़िए। ठीक है, देयरफॉर लॉस और गेन, लॉस मतलब डिलीशन, गेन मतलब इंसर्शन और डुप्लीकेशन ऑफ ए सेगमेंट ऑफ डीएनए रिजल्ट्स इन अल्टरेशन इन क्रोमोसोम्स। अब ये क्रोमोसोम लेवल के म्यूटेशन की बात कर रहा है कि अगर कोई सेगमेंट का लॉस हो जाए तो डीएनए भी टूट गया, क्रोमोसोम भी टूट जाए, या कुछ ऐड हो जाए डुप्लीकेशन। तो ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, डिलीशन भी बताया गया है, डुप्लीकेशन भी बताया गया है। तो अगर ये चीज़ डीएनए में भी होगी और क्रोमोसोम में भी होगी, क्रोमोसोम टूटेगा तो डीएनए भी टूटेगा। ठीक है, इन अ सेगमेंट ऑफ डीएनए रिजल्ट्स इन अल्टरेशन इन क्रोमोसोम सिंस जीन्स आर नोन टू बी लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। जीन क्रोमोसोम पर लोकेटेड है। अल्टरेशन इन क्रोमोसोम रिजल्ट्स इन एब्नॉर्मलिटीज और एबिरेशंस। क्योंकि जीन डीएनए में है और डीएनए क्रोमोसोम में है, तो क्रोमोसोम में भी अगर कुछ अल्टरेशन को चेंज आएगा तो वो सीधा सीधा जीन को भी अफेक्ट करेगा, करेक्टर को भी अफेक्ट करेगा, और उसकी वजह से एब्नॉर्मलिटीज आएंगी, एबिरेशंस आएंगी। ठीक है, क्रोमोसोमल एबिरेशंस आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कैंसर सेल। ये मैंने बताया भी था। क्रोमोसोम के जो एबिरेशन है, एबिरेशन मतलब स्ट्रक्चरल चेंज, क्रोमोसोम का टूट जाना, जुड़ जाना, तो ये ज़्यादातर उन सेल में होते हैं जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। वहाँ जल्दी जल्दी जब सेल डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम कई बार टूट भी जाते हैं, तो इसलिए, और कैंसर सेल में रैपिड सेल डिवीजन होता है, इसलिए यूं मत सोचो कैंसर की वजह से हो रहा है, ये रैपिड सेल डिवीजन की वजह से वहाँ पर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चरल चेंजेस ज़्यादा मिलेंगे। क्रोमोसोमल एबिरेशंस आर वेरी कॉमनली ऑब्जर्व। ठीक है, देन इन एडिशन टू द अबाव, म्यूटेशन आल्सो अराइजेस ड्यू टू चेंज इन ए सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम के चेंज के अलावा डीएनए में एक सिंगल बेस पेयर के चेंज से भी म्यूटेशन पॉसिबल है। ठीक है, दिस इज नॉन एज पॉइंट म्यूटेशन। सिंगल बेस पेयर अभी पढ़ा हमने, पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे। ठीक है, अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ सच ए म्यूटेशन इज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन का बहुत बढ़िया एग्जांपल है। डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर्स ऑफ डीएनए कॉजेस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन।
अब अगर डिलीट कर दें या ऐड कर दें तो डीएनए में फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन कॉज होता है। सी चैप्टर 6 मतलब ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में इन्होंने आगे समझा रखा है इसको, कारण मैंने 2 चैप्टर में थोड़ा थोड़ा दिया है, ठीक है। द मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन। आपके सिलेबस में म्यूटेशन कैसे हुआ उस मैकेनिज्म पर बात नहीं करनी, वो बहुत आगे की बात है, वो हमारे लेवल पे नहीं है, ठीक है। इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन एट दिस लेवल। हाउएवर देयर आर मेनी केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स दैट इंड्यूस म्यूटेशन। देखिए जो म्यूटेशन इंड्यूस करता है उसको म्यूटाजन कहते हैं, ठीक है। ये केमिकल भी हो सकते हैं और फिजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो कुछ केमिकल और फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जो म्यूटेशन इंड्यूस करते हैं, दीज आर रिफर्ड एज म्यूटाजेंस, ठीक है। यूवी रेडिएशंस कैन कॉज म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म, इट इज अ म्यूटाजन। जैसे कि एग्जांपल दिया है कि यूवी रेज हो सकती हैं, इसी तरह से एक्स रेज हो सकती हैं, तो रेडिएशन है, ये फिजिकल फैक्टर है। कई सारे केमिकल्स हो सकते हैं जो म्यूटाजन है। तो जिन फैक्टर से म्यूटेशन होता है उनको म्यूटाजन कहते हैं। ये फिजिकल और केमिकल हो सकते हैं, फिजिकल में जैसे रेडिएशन में जैसे यूवी रेज, एक्स रेज, ऐसे केमिकल भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में ये 2-3 छोटे छोटे पैराग्राफ आपको दिए हैं म्यूटेशन को लेकर के। तो ये तो इस चैप्टर में कितना म्यूटेशन एनसीईआरटी ने दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम अब लेते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट। और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये है, अब देखिए इसका पेज नंबर 130 निकालें। इसमें आपको म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड करके एक टॉपिक दिया हुआ है पेज नंबर 113 पर, ठीक है। म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड के टॉपिक के बाद में म्यूटेशन का थोड़ा सा पार्ट समझाया और यहाँ मेनली उन्होंने जीन म्यूटेशन डिस्कस किया, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन जीन एंड डीएनए आर बेस्ट अंडरस्टूड बाय म्यूटेशन स्टडीज। जीन में डीएनए का जो जीन का और डीएनए का जो रिलेशनशिप है वो म्यूटेशन से स्टडी। देखिए जीन क्या काम करता है, जीन से क्या करेक्टर बनेगा, क्या प्रोटीन बनेगा, क्या चेंज आएगा, ये सब म्यूटेशन इंड्यूस करके करते हैं। म्यूटेशन में मैंने आपको बताया भी था कि आजकल हम आर्टिफिशियली म्यूटेशन इंड्यूस करवा कर जीन की वर्किंग को स्टडी करते हैं कि कौन से जीन से क्या प्रोटीन बन रहा है, क्या करेक्टर बन रहा है, ठीक है। यू हैव स्टडीड अबाउट म्यूटेशन and its effect in chapter 5। अब ये chapter 5 का रेफरेंस ले रहा है, chapter 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वहाँ थोड़ा बहुत म्यूटेशन बताया, ठीक है। chapter 5 के रेफरेंस से बता रहा है इफेक्ट ऑफ लार्ज डिलीशन एंड रीअरेंजमेंट इन ए सेगमेंट ऑफ डीएनए आर इजी टू कॉम्प्रीहेंड, ठीक है। मतलब डीएनए के अंदर बड़े बड़े डिलीशन या जो रीअरेंजमेंट होते हैं ये सब बड़े इजीली देखे जा सकते हैं, ठीक है। इट में रिजल्ट्स इन लॉस और गेन ऑफ अ जीन एंड सो अ फंक्शन। मतलब बड़े जो चेंज है, लार्ज डिलीशन, पूरा डीएनए का टुकड़ा ही हट गया, ठीक है, या उल्टा घूम के लग गया, जो डिलीशन, इन्वर्जन, डुप्लीकेशन बताए थे। ये कहना है कि जो बड़े चेंजेस होते हैं तो क्रोमोसोम लेवल पे हो जाते हैं और वो अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली देखे भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन और इसकी वजह से तो क्या होगा कि पूरा का पूरा जीन ही हट गया, जैसे कोई क्रोमोसोम का हिस्सा टूट गया तो इट में रिजल्ट्स इन लॉस और गेन ऑफ ए जीन एंड सो फंक्शन। तो पूरा जीन ही हट गया तो उसका फंक्शन भी खत्म हो गया, पूरे जीन डिलीट हो जाते हैं। ये तो बड़े डिलीशन है क्रोमोसोम लेवल के, ठीक है। नाउ द इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन विल बी एक्सप्लेन्ड हियर। वहाँ तो हमने क्रोमोसोम वाली बात की थी, अब ये कह रहा है कि जीन में जो पॉइंट म्यूटेशन होता है उसका इफेक्ट हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज अ चेंज ऑफ सिंगल बेस पेयर इन द जीन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन। ये भी वही सिकल सेल एनीमिया की बात कर रहे हैं कि एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है बीटा चेन का जो जीन है उसके अंदर एक सिंगल बेस पेयर का चेंज होना, दैट रिजल्ट्स इन द चेंज इन अमीनो एसिड रेसिड्यू ग्लूटामेट टू वैली। 6th नंबर पर सिकल सेल एनीमिया में 6th कोड में चेंज हुआ, जिससे जहाँ ग्लूटामिक एसिड आता था अमीनो एसिड उसके बजाय वैलिन आने लग गया। अब ये सिकल सेल एनीमिया में पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। इट रिजल्ट्स इनटू डिजीज कंडीशन कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, एक अमीनो एसिड चेंज हुआ, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन, 6th कोड, ये पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन दैट इंसर्ट और डिलीट अ बेस इन स्ट्रक्चरल जीन कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय फॉलोइंग सिंपल एग्जांपल। अब जीन के अंदर डिलीशन का, इंसर्शन का जो भी इफेक्ट है वो हम एक एग्जांपल से इसमें समझ सकते हैं। देखिए इसके अंदर दे रखा है ये एक एग्जांपल, कंसिडर अ स्टेटमेंट दैट इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स ईच हैविंग 3 लेटर्स लाइक जेनेटिक कोड। इन्होंने एक इंग्लिश का एक सेंटेंस लिखा, राम हैज रेड कैप। ये सेंटेंस इसी तरह का लिया कि इसके हर वर्ड में 3 लेटर हैं, जैसे जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है तो मान लीजिए ये जेनेटिक कोड है और ये एक सीक्वेंस है, ठीक है। इफ वी इंसर्ट अ लेटर बी इन बिटवीन हैज एंड रेड,
कि लेटर बी के बीच में, ये हैज और रेड के बीच में लेटर बी, ये रेड कलर से लिख रखा है, देखो यहाँ हमने बी इंसर्ट कर दिया, ठीक है। एंड रीअरेंज द स्टेटमेंट इट वुड रीड एंड फॉलो। अब हमने हैज और रेड के बीच में बी डाल दिया, अब इसको रीड कर रहे हैं और तीन तीन के कोड बनेंगे। राम हैज, देखिए जहां हमने इंसर्शन किया है उसके आगे के कोड सेम है, वही राम हैज। अब यहाँ बी आ गया तो अब बी आर ई हो गया, फिर ये डी इधर आ गया, डी सी ए और एक पी अलग हो गया, तो आगे का पूरा सीक्वेंस चेंज हो गया। वर्ड पढ़ने में भी नहीं आ रहा है ये क्या बन गया, बट रीअरेंजमेंट हो गया आगे से। तो जिस जगह इंसर्शन हुआ वहां से आगे की सीक्वेंस चेंज हो गई, ठीक है। सिमिलरली इफ वी नाउ इंसर्ट टू लेटर्स एट द सेम प्लेस, से बी आई, नाउ इट वुड बी, अब हमने भी यहाँ बी इंसर्ट किया था, एक इंसर्शन हुआ है। अगर हम दो इंसर्शन, टू एडिशन करते हैं तो क्या होता, राम हैज तो वही रहता, अब यहाँ बी आया था, बी आई आ गया, तो बी आई और फिर ये आर आ गया, फिर ये आगे, फिर ये आगे, लास्ट में दो बच गए। तो मैंने ये तो कहा था एक डिलीशन होगा, सॉरी एक एडिशन हुआ तो लास्ट में एक और बचेगा, टू डिलीशन में दो बचेंगे, कोड इंक्रीज नहीं हो रहा, ठीक है, और ये आगे की सीक्वेंस चेंज हो ही रही है। उसके बाद नाउ इफ वी इंसर्ट थ्री लेटर्स टुगेदर बी आई जी, अब हमने एक और जी भी इंसर्ट कर दिया, तो स्टेटमेंट वुड बी राम हैज तो वही है, बी आई जी पूरा हमने इंसर्ट कर दिया, एक नया कोड आ गया पूरा। जैसे तीन एडिशन करोगे तो एक पूरा नया कोड आ गया और आगे की सीक्वेंस वापस सेम हो गई। रेड कैप, जो शुरू में था कि ये राम हैज रेड कैप, अब देखो राम हैज बिग रेड कैप। कहने का मतलब when we have the three consecutive addition there will be a new code, और आगे की सीक्वेंस वापस सेम भी हो गई। फ्रेम शिफ्ट नहीं दिख रहा अब यहाँ, लेकिन म्यूटेशन तो फ्रेम शिफ्ट ही कहा जाएगा, वो तो तीन एक साथ ऐड हो गए इसलिए आपको रीडिंग ऐसी आ गई, ठीक है। द सेम एक्सरसाइज कैन बी रिपीटेड बाय डिलीटिंग द लेटर। अब ये जैसे लेटर आर, राम हैज रेड कैप है, हमने रेड कैप का आर हटा दिया, आर ई एन डी, एंड वन बाय वन अरेंजमेंट देखिए, राम हैज आर हटाया पहले तो ये बचा हुआ इस तरह से चेंज हो गया, आर और ई हटा दिया तो चेंज हुआ, और फिर डी भी हटा दिया, तीन चेंज हो गए, तो राम हैज रेड कैप की जगह हो गया राम हैज कैप। कि आपने एक डिलीशन किया, फिर दो डिलीशन किया, और तीसरा, जैसे तीन डिलीशन किए तो एक कोड पूरा कम हो गया, तो राम हैज रेड कैप में रेड पूरा हटा दिया, पहले हमने आर हटाया, फिर ई हटाया और फिर डी हटा दिया, तो राम हैज कैप हो गई। और जैसे तीन हट गए तो बाद का लेटर वापस कैप आ गया, ठीक है। फ्रेम शिफ्ट की चीजें बता रहे हैं और कुछ भी नहीं है। The conclusion from the above exercise is very obvious. Insertion or deletion of one or two bases change the reading frame, changes the reading frame from the point of insertion and deletion. इस पूरे डिस्कशन से क्या दिखा कि अगर आप वन और टू बेस का चेंज करते हो, आइदर इंसर्शन और डिलीशन, तो रीडिंग फ्रेम चेंज होगी जिस जगह डिलीशन हुआ वहां से, यही तो बता रहे थे। इंसर्शन और डिलीशन ऑफ थ्री और मल्टीपल बेस, अगर आपने तीन का इंसर्शन किया, तीन का डिलीशन किया, थ्री और इस मल्टीपल बेस इंसर्ट और डिलीट वन और मल्टीपल कोडोन एंड हेंस वन और मल्टीपल अमीनो एसिड एंड रीडिंग फ्रेम रिमेन अनअल्टर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स। कहने का मतलब अगर आपने तीन न्यूक्लियोटाइड को एक साथ ऐड किया या तीन को हटा दिया या तीन के मल्टीपल में 6, 9 इस तरह से 3, 6, 9, 3 और 3 के मल्टीपल में अगर आप डिलीट कर रहे हो या ऐड कर रहे हो तो सीधा सीधा कोड ही कम हो जाएंगे और वैसे अमीनो एसिड कम हो जाएंगे और रीडिंग फ्रेम चेंज नहीं होगी, जहां वो आगे की रीडिंग फ्रेम सेम हो जाती है। तो इस तरह के जो भी चेंजेस हैं, इन सारे ओवरऑल चेंजेस को रेफर्ड एज फ्रेम शिफ्ट, म्यूटेशन, डिलीशन, म्यूटेशन, ये सब फ्रेम शिफ्ट में आते हैं। फ्रेम शिफ्ट में केवल वही नहीं आ रहे जो तीन वाले हैं, पूरे 1 वाले, 2 वाले, 3 वाले सब म्यूटेशन तो फ्रेम शिफ्ट ही कहलाएगा, ठीक है। This forms the genetic basis of proof that the codon is triplet and it is read in a contiguous manner. इससे क्या हुआ, एक चीज हमें पता चली कि कोड ट्रिपलेट हैं और कंटिन्यूअस होते हैं, कॉमालेस, कोई कॉमा नहीं है, इसीलिए तो फ्रेम शिफ्ट हुआ। तो ये चीज है, ये जेनेटिक। अब इसके बाद तो खैर अगला टॉपिक आ गया। कुल मिलाकर के मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर आपको पेज नंबर 113 पर ये थोड़ा सा म्यूटेशन का पार्ट मिलेगा यहाँ तक, ठीक है। दोनों चैप्टर, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, दोनों चैप्टर में थोड़ा थोड़ा म्यूटेशन डिवाइड कर रखा है। वहाँ थोड़ा क्रोमोसोमल पार्ट समझा रखा है, यहाँ जीन म्यूटेशन समझा रखा है, ठीक है। बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल्ड मैकेनिज्म म्यूटेशन का आपके सिलेबस में नहीं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा म्यूटेशन का पार्ट था।